केदार घाटी में बुधवार की देर शाम बारिश हो गई थी और इसके बाद देर रात्रि तक यह वर्षा चलती रही और वहीं रात्रि में तेज बारिश के चलते लिनेचाली जंगल चट्टी भीमबली के आसपास के 2 स्थानों पर बादल फटने की सूचना सामने आई। आपको बताते चले जिसमें इन स्थानों पर पहाड़ी से बारिश लैंडस्लाइड भी जो है भारी लैंडस्लाइड हुई है और जिसके चलते मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लैंडस्लाइड होने से पैदल मार्ग पर छैनी व लिंचोली के पास 2 पहिया के बहने जो है वो सूचना सामने आई है और जिसके बाद जबकि पैदल मार्ग पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड भारी नुकसान उसकी वजह से हुआ है और यह भी बताया जा रहा है कि पैदल मार्ग का बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले का जायजा लिया और जिसमें बेहड़ा टिहरी गढ़वाल में भारी बारिश के साथ साथ आपदा से प्रभावित क्षेत्रों में बचाव व राहत कार्यों का स्थल पर जाकर निरीक्षण भी किया गया। निरीक्षण के बाद सीएम धामी ने कहा कि कल रात यहां बादल फटने और भारी बारिश से जानमाल को नुकसान हुआ है। 3 लोगों की मृत्यु की खबर भी सामने आई है। वहीं पुलों को भी बड़ा नुकसान हुआ है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि आपदा शिविर में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। बहाली का काम तेजी से किया जाएगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द आपदा राहत कार्य किया जाए। हमने मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 4 धाम यात्रा संचालित करने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केदारनाथ मार्ग पर जहां 2 पुल ढह गए हैं वहां पर एसडीआरएफ के साथ साथ एनडीआरएफ भी पहुंच गई है। फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला जाए। जानमाल की क्षति हुई है। 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है और यहाँ पर भवनों का और सड़क का पुलों का बड़ा नुकसान हुआ है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी एक तो इस क्षेत्र का विस्थापन किया जाए। जो भी मकान यहाँ खतरे की जद में आते हैं उनका आकलन हो गया है और कोशिश है कि हर संभव अब आगे जो है लोगों की जानमाल की सुरक्षा की जाए, उसके लिए काम कर रहे हैं। और जो लोग हमारे यहाँ आपदा शिविरों में हैं उसमें वृद्ध लोग हैं, गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको किसी भी प्रकार की जो है कोई परेशानी न हो। दवाइयाँ हैं, खाद्य सामग्री है और सभी से कहा है कि जो भी लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको जो आपदा राहत है वो तुरंत तत्काल दी जाए और जनजीवन को सामान्य करना और जो नुकसान हुआ है, क्योंकि बड़ा नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है, उसको पुनः जनजीवन सामान्य करने के लिए पुलों को दोबारा से जोड़ना, जो भूस्खलन की चपेट में रास्ते आ गए हैं उनको ठीक करना, भवन इत्यादि जहां पर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं उनका पुनर्वास इत्यादि, उस सब पर। दिल्ली के राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की घटना पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि 2 महत्वपूर्ण चीजें सामने आई हैं। पहला, जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ है और जिसकी वजह से नाले से पानी निकल कर भर गया। और जिसके बाद उन्होंने कहा कि दूसरा, बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही है जो कि 100% गैर कानूनी है। वही मामले पर मेयर शैली ओबरॉय ने कहा कि हम छात्रों की मांगों को सुनेंगे और जल्द ही उनके साथ बैठक भी करेंगे। उसके बाद हम उस नियम को दिल्ली विधानसभा में पारित करेंगे। मेयर शैली ओबरॉय ने एक कोचिंग सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रीत विहार में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट का निरीक्षण कर उसे सील कर दिया। घटना हुई, आपने देखा बेसमेंट में 2 एंट्री एग्जिट होने थे और हमने पाया कि एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट है, जिसकी वजह से बच्चे नीचे ट्रैप हो गए और 3 छात्रों की जान चली गई। सबसे पहले मैं इन छात्रों के जो परिवार हैं और माता पिता हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। वो सपनों के साथ ये बच्चे दिल्ली में कोचिंग लेने आए थे और एक आईएएस बनने का सपना देखा था। अब इन छात्रों की डिमांड्स को हम सुनेंगे और जल्द ही हम इनके साथ एक मीटिंग करेंगे और उसके बाद हम इस रेगुलेशन को दिल्ली सरकार में पास करेंगे और फिर एमसीडी भी उन सभी रेगुलेशंस का, रूल्स रेगुलेशन का पालन करेगी। आने वाले समय में मैं एक बार फिर दिल्ली की जनता को बताना चाहती हूं कि ऐसे ही हमारी ये जो सीलिंग ड्राइव है आने वाले समय में कुछ दिनों में चलती रहेगी और अगर जो भी ऑफिसर जिम्मेदार होगा या लापरवाह होगा
उस पर भी जो सख्त से सख्त कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी। घटना है जो कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट करी जाती है। 24 घंटे का समय दिया गया दिल्ली सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, डीएम्स को, कि वे इस पे रिपोर्ट देंगे। कुछ डिले के साथ एक इंटरिम इंक्वायरी की रिपोर्ट आई जो मुझे 29 तारीख को दी गई। एमसीडी द्वारा भी एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने रखी गई। दो महत्वपूर्ण चीजें सामने आई इस एक्सीडेंट के पीछे। सबसे पहला, जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहां पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहां पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है। उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर के द्वारा कल लोकसभा में दिए गए बयान पर भाजपा सांसद संबित पात्रा ने कहा कि 99 की संख्या और अहंकार का खेल। जब अनुराग ठाकुर ने कल बिना किसी का नाम लिए बोला तो केवल एक व्यक्ति को क्यों बुरा लगा और उनके इशारे पर कांग्रेस के सभी सदस्य खड़े हो गए। जाति पूछने पर ऐसा व्यवहार होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। क्योंकि मैं प्रथम बार का सांसद हूं, बहुत ध्यान से देख रहा था कि पार्लियामेंट किस प्रकार चलता है, किस प्रकार से पार्लियामेंट में सांसदगण अपने विषयों को रखते हैं और किस प्रकार से उनका व्यवहार रहता है, क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, जवाब में किस प्रकार से प्रति उत्तर दिया जाता है। यह सब मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूं और देख भी रहा था। मगर जब से 18वीं लोकसभा आरंभ हुई है, जब से ये सत्र आरंभ हुए हैं, एक विषय में देख रहा हूं, 99 की संख्या और अहंकार का खेल। द नंबर ऑफ 99 एंड द गेम ऑफ एरोगेंस। राहुल गांधी जी का व्यवहार और राहुल गांधी जी के व्यवहार के कारण उनके पार्टी के सदस्यों का व्यवहार, यह अक्षम्य है। यह कई बार दिल को चुभता है। यह मेरे सर को भी झुकाने के लिए बाध्य कर देता है कि हम उस सदन में बैठे हैं जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, मगर उस मंदिर में इस प्रकार की अहंकार, इस प्रकार की बातें और इस प्रकार का व्यवहार राहुल गांधी जी का। कल जाति पूछ लिया गया, इंसल्ट हो गया। पहली बात तो मैं यहां स्पष्ट कर दूं, मैं भी सदन में था और आप सब टीवी के माध्यम से सदन की गतिविधियों को देख रहे थे। माननीय अनुराग ठाकुर जी ने जब
अपने विषय को रखा, किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया। नाम नहीं लेते हुए उन्होंने कहा जिसकी जाति का पता नहीं वह जाति पूछ रहे हैं, तो केवल एक ही व्यक्ति को बुरा लगा। 543 मेंबर्स सदन में बहुत उपस्थित हैं, किसी को बुरा नहीं लगा, केवल एक व्यक्ति को बुरा लगा और उसके इशारे पे कांग्रेस के सारे सदस्य खड़े हो गए। क्यों? जाति क्या पूछ लिया, हंगामा क्यों बरप गया? जाति क्या पूछ ली, मतलब जाति के पूछने पर इस प्रकार का व्यवहार होगा? आज कांग्रेस के सांसदगण कागज फाड़ फाड़ के फेंक रहे थे। जो पार्लियामेंट के बिजनेस के कागज दिए जाते हैं, जो क्वेश्चन आवर के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसे फाड़कर गौरव गोगोई फेंक रहे थे स्पीकर के चेयर के ऊपर। किस लिए फेंक रहे थे? क्योंकि उनके नेता राहुल गांधी से उनको लगा कि राहुल गांधी से उनकी जाति पूछ ली गई है। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगता है, जो व्यक्ति हर किसी की जाति पूछ सकता है। आप पत्रकार हैं, कुछ दिनों पहले पत्रकारों की जाति पूछने का काम राहुल गांधी कर रहे थे, पूछ रहे थे आपका नाम क्या है। अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात से है, जहां एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी और बाइक कंटेनर में जा फंसी। वहीं आपको बताते चले कि हादसे में एक बाइक सवार अमर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं बाइक सवार होमगार्ड देवेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका उपचार अस्पताल में जारी है, जहां उपचार के दौरान उसके भी मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया, तो वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल घटना कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर इटावा नेशनल हाईवे पर पतारी गांव के मोड़ के पास की बताई जा रही है। घटना से परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जनपद के शेरकोट में 2 दिन से लापता 16 साल की युवती का बैराज में तैरता हुआ शव परिवार और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। आपको बताते चले कि मृतक युवती ट्यूशन पढ़ने के लिए घर से निकली हुई थी और घर वापस नहीं आने पर परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। काफी तलाश के बाद अगले दिन युवती का सामान, मोबाइल, चप्पल और बैग पुलिस को खोजबीन में बैराज के पास मिले और जिसमें युवती का शव नदी में तैरता हुआ मिला। वहीं आपको बताते चले कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही पुलिस गहनता से जांच भी कर रही है। थाना शेरकोट के हाफिजाबाद गांव से कल एक लड़की के गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जो ट्यूशन पढ़ने गई थी, घर वापस नहीं आई। परिवारीजनों द्वारा इसकी सूचना थाने पर दी गई। तत्काल थाने पर अभियोग पंजीकृत कर सर्विलांस टीम की मदद से खो बैराज के पास से लड़की का बैग और मोबाइल बरामद किया गया। आज दोपहर में उसी लड़की की डेड बॉडी नदी में तैरती हुई मिली। परिवारीजनों ने उसकी पहचान कर ली है। प्रथम दृष्टया उसके शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जो भी विधिक कार्यवाही होगी सुनिश्चित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में लव जिहाद कानून पास हो गया है। लव जिहाद कानून के पास होने पर आरोप में अगर अब दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास की सजा होगी। आपको बताते चले कि लव जिहाद कानून पास होने के बाद समर्थन में अलीगढ़ में अखिल भारतीय करनी सेना ने जश्न मनाया। करनी सेना ने इस दौरान मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया गया। इस दौरान अखिल भारतीय करनी सेना के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ के इस कार्य की सराहना की और साथ ही साथ केंद्र सरकार से इस कानून को देश में लागू करने की भी मांग की गई। आज ये करणी सेना ने जश्न मनाया है उसी बिल को लेके।
तो मिष्ठान वितरण किया है करणी सेना के द्वारा। मेरे हस्बैंड भी इस करणी सेना से जुड़े हुए हैं, संरक्षक हैं। उस नाते अध्यक्ष जी ने मुझे भी बुलाया क्या कि मानते हैं जिस क्या तरह पा बिल जाओ। पास हुआ है किस तरह महिलाओं को फायदा मिलेगा, क्या होगा? महिलाओं को पूरा फायदा मिलेगा। महिला सचेत रहें, अगर उनके साथ कोई अन्याय होता है तो उसका पूरा फायदा मिला है। उसमें पूरे बिल में साफ दिया हुआ है कि अगर कोई महिला के साथ अत्याचार होता है लव जिहाद का तो उसमें आजीवन सजा है। पहले ये कानून लचीला था लेकिन अब लचीला नहीं है। अब बिल्कुल योगी जी का कोई भी कानून लचीला नहीं है, वो सख्ती से लागू होता है और सख्ती से ही निर्णय होते हैं। महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जाता है। पहले तो बहुत उत्पीड़न होता था, दूसरी सरकारें थी, जब से भाजपा की सरकार आई है उत्पीड़न कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसीलिए ये बिल लाया हुआ है। एक हमारे दूसरी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, एक बार उन्होंने एक लड़की के साथ अत्याचार हो गया, उन्होंने कह दी लड़कों से गलती हो जाती है। अब इस सरकार में माफी नहीं है कि लड़कों से गलती। देखिए, ये लव जिहाद और धर्मांतरण के विरुद्ध माननीय योगी जी द्वारा जो कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया गया है, ये निश्चित ही सराहनीय कदम है। और पूर्व में इस कानून में इतना लचीलापन था जिसका लाभ लेकर आरोपी छूट जाते थे और हमारी बहन बेटियां सुरक्षित हो जाती थी। अब किस तरह के फायदे होंगे, किस तरह का कानून है? देखिए, अभी 20 साल की सजा और आजीवन कारावास का प्रावधान है जो कि निश्चित ही कड़ा कानून है। आरोपियों में डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। इस तरह की लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को अंजाम देने से पहले वो कई बार सोचेंगे। किस तरह का सेलिब्रेशन किया है आज? देखिए, आज हम लोगों ने यहाँ मिष्ठान वितरण का कार्यक्रम किया। माननीय योगी जी का धन्यवाद अदा किया है। उन्होंने बहुत बढ़िया कानून उत्तर प्रदेश में लागू किया। अखिल भारतीय करणी सेना लगातार इस कानून की मांग करती आ रही थी पिछले कई वर्षों से, और अलीगढ़ में तमाम ऐसी घटनाएं हुई लव जिहाद और धर्मांतरण की जिनमें अखिल भारतीय करणी सेना ने जोर शोर से हिस्सा लेकर आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराई और पीड़ितों को न्याय दिलाया। देश में लागू होना चाहिए? जी बिल्कुल, ये पूरे देश में लागू होना चाहिए। मेरी माननीय प्रधानमंत्री योगी जी से, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये अनुरोध है कि इस कानून को पूरे भारतवर्ष में लागू किया जाए ताकि पूरे भारतवर्ष का हिंदू और बहन बेटियां सुरक्षित रह सकें। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात प्रशासन का अजब गजब कारनामा देखने को मिला है। आपको बताते चले कि 30 साल पहले हुई पति की हत्या कर दी गई थी और हत्यारों के डर के कारण पत्नी ने पलायन कर लिया था और पलायन से वापस लौटने पर जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया। जहां आपको बताते चले कि हैरानी की बात है कि जो जमीन अभिलेखों में दर्ज है, देश की मोदी सरकार पीड़िता को जिस जमीन पर किसान सम्मान निधि दे रही है, उसी जमीन को पाने के लिए पीड़ित परिवार अधिकारियों की चौखट के सालों से चक्कर लगा रहा है। सुनवाई ना होने के बाद पीड़ित परिवार कलेक्टर परिसर में धरने पर बैठ गया है और साथ ही साथ योगी सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। अच्छा, क्या बात हो गई अम्मा? यही महिला खेती है, हाँ, दे नहीं रही। अच्छा, कौन है? वही गुलाठी की लड़का बच्चा। अच्छा अच्छा, कितनी खेती है आपकी? माई खेती है, लाला 1.5 बीघा आती। अच्छा अच्छा, वही उतनी माई, जितनी माई हो उतनी हाँ, दे। उतनी दे। तो क्या कह रहे हैं अधिकारी? क्या नहीं रहे, अधिकारी क्या कह रहे? अधिकारी क्या कह रहे हैं? जी तो कह रहे, सब कुछ तो कर रहे लाला। अच्छा, कब से परेशान है आप? कब से मामला चल रहा है ये? अरे अरे साल भर हो गई। साल भर से दौड़ रहे, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ था शुरू में? जमीन बेची थी आपने? शुरू में जमीन कुछ बेची थी आपने बहुत पहले? हमने नहीं बेटा, हमारे घर से बेची, फिर अच्छा, भी अच्छा। खत्म हो गए थे। कैसे खत्म मार हो डाले गए थे। अच्छा अच्छा, हाँ, छोटे छोटे बच्चे आते, फिर हम बाहर चले गए इसी जमीन के चक्कर में? हाँ, फिर नहीं रहे थे बेटा। 3 पुत्र हैं और उनकी माता है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि उनके पिता के द्वारा बेची गई भूमि के अंश के अतिरिक्त ही जो क्रेता थे उनके द्वारा शेष भूमि पर भी कब्जा कर लिया गया। पूर्व में इसकी जांच कराई गई थी और जांच के दौरान तथ्य में आया था कि उनकी भूमि पर कुछ मकान बन गए हैं। इस संबंध में मैंने आज जिलाधिकारी को पुनः निर्देशित किया है कि जमीन के अंश के अनुसार देखें कि किसका जितना क्रय किया गया था उसी पर कब्जा है या उससे अधिक, तदुपरांत जो है इसमें कार्रवाई की जाएगी। एग्जैक्टली अभिलेखों के आधार पर उनके यहाँ पर लगभग 22 बिस्वा जमीन उसमें अंकित है, परंतु ये बताया जा रहा है कि जो महिला है वो अपने पुत्रों के साथ में लगभग 25 वर्ष बाद यहाँ वापस आएंगे। पहले फरीदाबाद में जाकर के मजदूरी तैयारी करेंगे और उस भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा जो कब्जा किया गया है उसी का ही पुनर्निर्माण करना है। आज इसीलिए वहाँ पर रेलवे टीम को भेजा गया है कि वो चेक करके और नियमानुसार कार्रवाई करें।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।